आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए, एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है। अब्दुल अजीज साहब, ये वही चेहरा है जिन्होंने हज हाउस के निर्माण के लिए यहाँ तक कि अपनी जान की बलि देने पर आमादा हो गए। ये तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी माँ बाप की, दोस्त की, खैर ख्वाहों की दुआओं ने उन्हें बचाए रखा और हज हाउस भी कामयाब हुआ। ये वही उसके बानी है, ये बुनियाद रखने वाले हैं और वही कोशिश का नतीजा है कि आज हज हाउस खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए खैर, ये तो उनका एक तारुफ था मुख्तसर। अक्सर मुलाकात करने का हमारा मकसद ये है कि आप बहुत जल्द लोकसभा के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आवाज उठ रही है कि ऐसे नौजवानों को सियासी मैदान में अब पूरी ताकत के साथ आना चाहिए। इसी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि इन्होंने मांग की है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि मुझे खास दर का टिकट दिया जाए। मैं नौजवान युवा हूं, मुझ में कुछ कल गुजरने का जज्बा है और मुझे टिकट दिया जाए। चलिए गुफ्तगू शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है और पूरा शहर आपको जानता है, पूरा मराठवाड़ा आपको जानता है क्योंकि हज हाउस जिन्होंने नहीं देखा समझो उसने कुछ नहीं देखा और हज हाउस से आपकी बहुत बड़ी शिनाख्त पहचान बनी हुई है। सर, आज आपका वीडियो देखा मैंने कि आपने मांग की है असद साहब से कि मुझे टिकट दिया जाए। सर, बहुत बड़ा हल्का होता है लोकसभा का, कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, मैं सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे चर्चा के लिए इस आपके एसडीएम न्यूज़ पर आमंत्रित किया और मैं शुक्रगुजार हूं रियाज अंसारी साहब। और आपके सवाल का जवाब ये, आपका सवाल ये है कि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और किस तरह से आप जो है तो इसके लिए तैयार है या नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसी तरह पर मैंने जो है तो इससे पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूं और मुझे एक्सपीरियंस है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने हिम्मत की है कि इस बार मैं जनता की सेवा सांसद के रूप में की और मैंने माननीय बैरिस्टर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फेसबुक लाइव में आकर टिकट उम्मीदवारी मांगी है और मुझे उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे कार्यों की मद्देनजर रखते हुए मुझे जो है तो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो है तो अपनी पार्टी का टिकट देंगे। मैंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात रखी है क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ये देखा कि अभी हमारे इम्तियाज जलील साहब जो खासदार साहब है रनिंग, वो मुंबई पश्चिम या मध्य से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी चल रही है। तो मैंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से विनती किया हूं कि मुझे जो है आप जो है औरंगाबाद की सीट अगर खाली होती है तो उसके बदले में मुझे आप पार्टी की उम्मीदवारी दे और मैं सक्षम हूँ औरंगाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। मैं सक्षम हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये चौथा चुनाव रहेगा। मैंने कॉर्पोरेशन से लेकर विधानसभा और पहली मर्तबा 2024 का जो है तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तकरीबन औरंगाबाद जिले के अंदर 9 तालुके हैं और मैं इस क्षेत्र के अंदर पहुंचने की क्षमता रखता हूं और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि अल्लाह मेरे को हिम्मत और ताकत देंगे और मैं प्रत्येक मतदाताओं तक के अपनी बात पहुंचाने के लिए सक्षम हूं और मैं पूरी तरह से चुनाव लड़ सकता हूं। सर, मगर जो एमआईएम से जो 10 साल से या 15 साल 12 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, बड़े बड़े शख्सियत औरंगाबाद में मौजूद है और आप एमआईएम से जुड़े हुए भी नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं आपके पास कि भाई मैं शहर अध्यक्ष हूँ या जिला अध्यक्ष हूँ, जो भी है, तो फिर इतने बड़े दिग्गज है जो असर में, रसूख में, यहाँ तक कि अपनी ताकत में, माशी के वास्ते ताकत रखते हैं, इनके बीच में से उभरना या पार्टी को कैसा छोड़ सकते? देखिए रियाज अंसारी साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं 2012 में जब यहाँ सभासद नोंदनी चालू थी जावेद कुरैशी साहब के साथ में, मैं उसका 2012 में 13 में जो है तो मैं उसका पार्टी का सभासद हो चुका हूं और मैं पार्टी से पहले से ही पार्टी के कार्यों से मुझे लगाव रहा इस बात को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक महान शख्सियत है और वो उनका सपना है कि भारत में जो है तो मुसलमान को एक लीडरशिप उभारने के लिए उनकी पार्टी एक अच्छा सहयोग कर रही है। तो मैं पार्टी के कार्यों से और असदुद्दीन ओवैसी साहब के से मैं बखूबी जानकारी रखता हूं और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि मैं ये बात समझता हूं कि मजलिस के जो भी कार्यकर्ता है, मजलिस के पदाधिकारी है, तो उनसे मैं बेहतर हूं और आई एम द बेस्ट। मैं अपने आप को उन तमाम से काबिल समझता हूं, इसलिए मैंने उम्मीदवारी मांगी है और मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी। सर, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जैसा आपने कहा है कि मैं काबिल हूं, मैं बेस्ट हूं, तो अक्सर एक कहावत मशहूर है कि भाई अपने मुंह से अपनी तारीफ करना? देखिए, मुझे मजबूरन ये मेरी अपनी आपकी तारीफ करना पड़ रही है। मैं अगरचे मैं अपने आप को आई एम द बेस्ट नहीं कहूंगा तो दुनिया नहीं कहेगी।
जी। अपने आप को काबिल बनाने के लिए आपको खुद इस बात की सलाहियत रखना पड़ेगी कि आप सबसे अच्छे बेहतर हो और आप काम कर सकते हो। मैंने हमेशा से ये बात बोला हूं कि मैं अपने आप से पहले सवाल करता हूं कि ये काम के लिए आप सक्षम है या नहीं, तो मुझे मेरे दिल से ये पॉजिटिव जवाब आता है कि आप इस कार्य के लिए सक्षम हो। तो मैंने जब अपने आप को टटोला तो मैंने मुझे राइट मिला कि तुम इस लोकसभा चुनाव के लिए सक्षम हो और तुम सांसद के रूप में जनता की बेहतर सेवा कर सकते हो। मैंने अपने आप को पाया हूं। सर, आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी है और काफी टूट-फूट का मामला चढ़ा। अभी तो तस्वीर साफ नहीं हुई, शायद 1 तारीख में तस्वीर साफ हो जाए। एक मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं। अगर थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए कि आपको एमआईएम टिकट नहीं देती है, और तो क्या आप कोई दूसरी पार्टी से टिकट या मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुझे टिकट देने से इनकार क्यों कर रही है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने प्रचार सभा में हमेशा यही कहते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज से कोई साधारण आदमी जो है तो नेता बने। ये उनका सपना है। मरहूम अल्लाह उनको करवट उनकी मगफरत करे, सालार मिल्लत की असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम का भी यही सपना था कि भारत के मुसलमानों माइनॉरिटी लोगों को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राजनीति में अच्छा मंच मिले। यहाँ से लोग जो है तो यहाँ से मुस्लिम तबके के नौजवान जो तो अपनी सियासत चमकाए। तो उनका एक सपना था। मैं उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कि मुझे उम्मीदवारी देंगे। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर ये बात कह रहा हूं कि मैं उनकी जो तमन्ना है वो पूरी कर सकता हूं मैं। सर, मगर अगर हम एमआईएम की जो है कि उसकी बॉडी पर नजर डालें, समीर साजिद बिल्डर साहब है, शारिक समंदी साहब है और भी बहुत जिम्मेदार हैं साहब, इन्होंने 10-10 साल मेहनत की। देखिए, इन्होंने पार्टी के लिए काम किया और हम जो काम कर रहे हैं 25 सालों से, ये जनता की सेवा करने वाला काम कर रहे हैं। हम पार्टी के लिए काम करना और जनता की सेवा करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप है कि आप एसडीएम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो है तो सामाजिक कार्य कर रहा हूं, तो आप अपनी स्वार्थ के लिए काम कर रहे पार्टी में जी, और मैं जो काम कर रहा हूं वो जनता की सेवा के लिए काम किया। सर, वो पार्टी के माध्यम से कई बड़े-बड़े कैंप लेते हैं, अभियान चलाते हैं, गरीबों की योजनाओं पे काम करते हैं, धरने निकालते हैं, मोर्चे निकालते हैं, वो भी जनता की सेवा है। सुनिए, एक तरह से अब इसके अंदर स्वार्थ है, मैंने नहीं स्वार्थ काम करा। बोलिए किस तरह? इसके अंदर ये है कि पार्टी हमें टिकट दे देगी और हम विधायक हो जाएंगे, हम सांसद हो जाएंगे, हम कॉर्पोरेटर हो जाएंगे, तो इनके पीछे स्वार्थ है। मैंने जो काम किया निस्वार्थ किया हूं, मतलब मेरा इसमें जाती मफाद कुछ नहीं था। जो भी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता अगर काम करता है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुश करने के लिए करता है, तो ये उनका निजी स्वार्थ होता है। यहाँ पर स्पष्ट ये हो गया कि जो पार्टी में कार्यकर्ता ने काम किया। अभी आप मुझे बताइए, आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी और कैंडिडेट को अगर उनको उम्मीदवारी देने की घोषणा की, तो इन्होंने अगर जी जान तोड़कर अगर उस कैंडिडेट के लिए मेहनत की, तो मैं ये समझूंगा कि वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है। नहीं तो अगर नाराज हो गए तो मैं ये समझूंगा कि स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और जब स्वार्थ के लिए जब काम किया जाता तो आदमी सफल नहीं होता। ये अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी का अगर इनके सच्ची मोहब्बत है तो इन्होंने डिक्लेयर करना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसको टिकट देंगे हम उसके लिए काम करेंगे। ये आपका एक तरह का इल्जाम है या हकीकत? कुछ हकीकत? मैंने हकीकत बयान किया हूँ, मेरा तजुर्बा है। और मैंने तो टिकट मांगा हूँ, मैंने अपने आप को राइट माना और मैंने टिकट मांगा हूं कि मुझे उम्मीदवारी देनी चाहिए। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माननीय इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब, समीर साजिद बिल्डर और पार्टी के तमाम औरंगाबाद जिले के जितने भी वरिष्ठ नेता है, उन तमामों ने एक मत होकर पार्टी के आला कमान को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अब्दुल अजीम इनकलाब को उम्मीदवारी दे दो, हम चुना कर लेकर आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता कि जब तक के शहर के लोग किसी की रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे तब तक के वो उसके अंदर बल नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और सारे लोग ये रिक्वेस्ट करें असदुद्दीन ओवैसी साहब के कि अब्दुल अजीम एक शख्सियत है और उन्हें उम्मीदवारी दे दो। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे उम्मीदवारी दे दी औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के लिए, तो मैं गारंटी के साथ बोलता मेरी जीत निश्चित है। सर, फिर भी मैं वही सवाल दोहरा दे रहा हूँ कि देखिए, राजनीति में कुछ भी हो रहा है। कोई शाम में बंदा कहाँ रह रहा है तो सुबह कहाँ नजर आ रहा है प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पार्टी में। क्या आपको अगर टिकट नहीं देते हैं एक किसी वजह से, जो भी है वजह रही होगी, तो क्या दूसरी पार्टी ऐसा जो महाविकास आघाड़ी है, दूसरी दिगर पार्टियां, बहुत पार्टियां मैदान में आने वाली है, तो क्या आप किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे कि खामोशी इख्तियार कर लेंगे? मैंने पहली अपनी बात कहा कि मैं एमआईएम से ही चुनाव लड़ूंगा।
अच्छा जी। दूसरा रही बात किसी और पक्ष से मुझे चुनाव की उम्मीदवार टिकट मिलता है, मैंने उनके अंदर मेरी ऐसा नहीं है मैं दूसरी किसी पार्टी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा लगाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है, मेरे अपनी पार्टी है और मैं उनके उद्देश्यों में कहीं ना कहीं फिट बैठता हूं, इसीलिए मैं उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं भी मिला तो मैं अपने सफर को रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं आगे बढ़ूंगा। सर फिर भी अगर मान लीजिए अगर असद साहब ने कोई ऐसा फैसला लिया, कोई नया चेहरा जो भी XYZ, अभी तस्वीर साफ नहीं है, तो क्या आप वही अब्दुल अजीज निखला पूरे जोश के साथ MIM के उस उम्मीदवार के साथ काम करते नजर आएंगे? देखिए, मैंने पहले अपनी बात के अंदर कहा कि मेरे से बेहतर औरंगाबाद के अंदर आपको उम्मीदवार नहीं मिल सकता। मैं 100% दावे के साथ ये कहता हूं कि मेरे से बेहतर आपको औरंगाबाद के अंदर कोई उम्मीदवार नहीं मिल सकता। अगर मिलता है और मुझे नहीं दिया जाता है तो माफी के साथ ये शब्द कह रहा हूं कि मेरे को नहीं देने का कारण बता दो कि आपके अंदर ये कारण है और आपको नहीं टिकट इसलिए नहीं दिया जा रहा। नहीं तो फिर आपके अंदर आपने जो वादा किया था उस वादे से आप मुकर्रर, मैं ये समझूंगा। लेकिन सर बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी भाषण में ये कहते हैं, जनसभाओं में ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मुसलमानों का प्लेटफॉर्म है और यहाँ से मुस्लिम नेताओं की लीडरशिप उभरेगी। तो हम वही सपना लेकर आपके पास में आए। बैरिस्टर असदुद्दीन राइट कर दो, मैं आपने अगर मुझे टिकट दे दिया मैं चुन के आ गया। सर ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो तो नगर सेवक से या कोई आमदार के प्राइमरी लेवल पे आप बता दीजिए, अपनी काबिलियत का मुजाहरा कीजिए। कमेंट मैंने 2005 में चुनाव लड़ा हूँ जी, 2014 में चुनाव लड़ा हूँ जी, 2019 में चुनाव लड़ा हूँ, अब 2024 में भी लड़ रहा हूँ। मेरी कोशिश जारी रहेगी, मैं यहाँ से आगे बढ़ते रहूंगा। लोगों ने मुझे मैंने 2013 के चुनाव हुए थे, 14 के, तब भी मैंने उम्मीदवारी मांगी थी। उसके बाद में भी जो चुनाव हुए कॉर्पोरेशन के 2 मरतबा मैंने उनसे उम्मीदवारी मांगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं इनकी नजरों से क्यों उजल हूँ, मेरे कार्य इनकी नजरों से क्यों उजल है, या फिर ये अपने वादे से मुकर रहे हैं, मैं नहीं जानता। देना चाहिए, मांग रहा हूं, दे दो। आप किसी और को देंगे, मुझे दे दो। अगरचे आप ये समझते हैं कि वो मेरे से बेहतर कैंडिडेट है तो आपको मेरे अंदर की कमतरता आपको स्पष्टीकरण देने होंगे। लोकतंत्र है, अपना अधिकार है, सब टिकट मांग सकते हैं। मैंने हिम्मत किया हूं, मेरे से पहले किसी ने हिम्मत की क्या? नहीं की। मैंने लोकसभा की उम्मीदवारी मांगी है, मुझे मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो मेरे अंदर क्या कमियां हैं, पार्टी के आला कमांड ने इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। सर एक बात है, चलिए ये तो हो गई एक टिकट को लेकर बात। देखिए हम देख रहे हैं कि जब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की एक रणनीति होती है, एक आम बात है कि एक दूसरे पे इस्लाम तराशियां होती है, इस्लाम लगाए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। आज खासदार दिल साहब के ऊपर भी कहने के आरोप लग रहे हैं जो भी इस्लाम तराशी। आप खासदार साहब के पूरे 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि सुनिए, मैंने कल की वीडियो के अंदर पूरा स्पष्ट दिया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील साहब ने जो सदन की कार्यवाही के अंदर जो जनता की समस्याओं को अवगत कराया, सदन में रखा, ये देश की एक रिकॉर्डेड कार्य है। उन्होंने जो जनता की समस्याएं थी वो सदन के सामने रखी और सवालात खड़े किए कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भारत सरकार क्यों प्रयत्नशील नहीं है। ऐसे कई क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उन्होंने सदन के सामने रखा। ये बहुत बड़ी सफलता है अपने आप के अंदर। मैंने उसकी तारीफ की और मैं इम्तियाज जलील साहब के कार्यों की मैं सराहना करता हूं। और उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और लोकसभा सांसद बने तब भी उन्होंने जनता की सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए। रही बात इम्तियाज जलील भाई की, तो इतने चर्चित है, मैं गारंटी के साथ बोलता कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र छोड़कर वो भारत के कोई भी क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि इम्तियाज जलील साहब निश्चित जीत होंगे। सर आने वाले समय में जैसा आपने बताया है कि अभी हलचल होने वाली है, तो कोई मुसलमानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं एक बात कहूंगा, देखिए आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ी गलती, भ्रम बोलेंगे उसको, गलत फहमी बोलेंगे कि हमारे समाज में ये गलत फहमी है कि हमारा समाज ये समझता है कि चुनाव लड़ने के लिए श्रीमंत होना जरूरी है, पैसे वाला होना जरूरी है, करोड़पति होना जरूरी है। ये भ्रम को खत्म करने के लिए मैं एक आम आदमी, एक साधारण आदमी जनता के बीच जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का जो मैंने दृढ़ दिखाया है, मैंने जो हिम्मत दिखाई है, मेरे इसके पीछे कारण ये है कि जनता इस बात को ध्यान में बिठा ले कि ये लोकतंत्र है
आप अपने लोकतंत्र के अधिकार को समझे। मैंने समझा, मैंने विधानसभा लड़ा, कॉर्पोरेशन लड़ा, अब लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने लोकतंत्र की ताकत को समझा। हमारी बिरादरी के अंदर जो है ना एक भ्रम है कि पैसे वाला होना चाहिए। कई लोग काबिल तारीफ, कई लोग ऐसे काबिलियत रखते हैं जो अच्छे जनता की सेवा कर सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर उभरते नहीं कि कहीं ना कहीं मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं किस तरह से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना बहुत आसान है। प्रत्येक मतदाताओं के पास में आपके प्रचार चिन्ह की जानकारी होनी चाहिए, बस इतना ही है प्रचार, पूरे प्रचार के प्रक्रिया के अंदर जी, कि आपका प्रचार चिन्ह और आपका नाम और आप कितने नंबर पर आपका प्रचार चिन्ह है, इसकी जानकारी जनता मतदाताओं तक पहुंच गई, आप जीत गए। सर आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप इमाम के बहुत कट्टर समर्थक है और खाजा अंदाजी साहब की भी बहुत कट्टर समर्थक नजर आ रहे हैं। चलिए उसी संबंध में एक और सवाल जोड़ लेता हूँ, जाते जहन में आ गया कि मैंने काफी लोगों इंटरव्यू कवर किया हूँ, एक कह सकते सियासी मुखालिफिन कह सकते हैं, उन्होंने खाजा साहब पे बिल्कुल एक आरोप लगाए कि रफीक ज़करिया साहब के जैसे 5 काम ऐसे बड़े बड़े काम जैसे आप कह रहे हैं कि सदन में उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, उन्हें बता देना चाहिए। ऐसे उनके ऊपर सवाल उठते हैं, एक तरह के इल्जाम लगते हैं, तो एक बतौर कट्टर समर्थक के रूप में आप इसका क्या जवाब देना पसंद करेंगे उनके समर्थक के रूप में? खुलासा तभी हो गया जब इन्होंने जनता की समस्याओं को सदन में रखा, और ये रिकॉर्डेड है कि इससे ज्यादा इम्तियाज जलील साहब से ज्यादा किसी ने सदन में सवालात को रखा ही नहीं, समस्याओं को रखा ही नहीं। तो इनसे ज्यादा और इससे ज्यादा काम क्या होना। उन्होंने हर समस्याओं को सदन की कार्रवाई में अवगत कराया और आकर्षित किया। उसके ऊपर कहीं अगर उन्होंने सबसे ज्यादा सवालात रखे, उसके ऊपर 100 प्रश्नों के ऊपर तो सरकार तवज्जो देंगी ना, आज नहीं कल देगी। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने सरकार को मुसलमान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की समस्याओं से अवगत कराया। यह बहुत बड़ा कार्य है अपने आप के अंदर, और इस बात को लोगों ने समझना चाहिए। मामूली बात नहीं है, सदन के अंदर प्रश्न मांगना बोले तो एक साधारण बात नहीं है। आप एक आम आदमी के सामने अपनी समस्या नहीं रख पाते जी, लेकिन उन्होंने सदन के अंदर मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता ना कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भारत के अंदर जो है तो मागास वर्ग है, दलित समाज के ऊपर जो है तो कई अत्याचार हुए, ऐसे कई प्रश्न उन्होंने सदन के सामने मांगे। तो इस बात की ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी चीज है ये। मैं समझ सकता हूँ, जनता ने समझना चाहिए। और मैं तो बोला हूँ यार, इम्तियाज भाई इज ऑल यू आर ग्रेट यार, वो कहीं से भी चुनाव लड़ लो सर। औरंगाबाद के अंदर कुछ उनके जो मुखालिफिन है, सियासी तौर पे कह सकते हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने बड़े स्तर पर कम से कम मुसलमानों के विकास से काम किया। खैर खासदार तो हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन कम से कम मुसलमानों। अरे वक्त कितना मिला भाई, 2 साल तो उनके कार्यकाल में, कोरोना कार्यकाल में खत्म हो गए। मुझे बताइए, 2 साल तो उनके कोरोना कार्यकाल में खत्म हो गए। अब उनके पास में जो वक्त बचा उसके अंदर उन्होंने जो कार्य किए, और उनका जितना खासदार का जो निधि होता है, विकास कार्यों की निधि, उन्होंने पूरा तो खर्च किया जी। उन्होंने सारे विकास कार्यों पर तो खर्च किया, और इससे ज्यादा क्या करना चाहिए आप बताओ? नहीं आरोप, अरे भाई देखो, आरोप तो मैं बोलूंगा ना, अल्लाह माफ करे परवरदिगार, अच्छे आदमी पर ही आरोप लगते हैं। अच्छे एसडीएम न्यूज आप चला रहे तो आपके खिलाफ 50 लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई अल्लाह माफ करे कि रियाज अंसारी बहुत अच्छा है, उसको खींचो नीचे। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग समाज के हित में नहीं चाहते, बल्कि ये स्वार्थी लोग होते हैं, और ये पैर पकड़ने खींचने वाले लोग जो है ना बहुत है। तो इसको पर सर इमाम के जो विरोधी है कह सकते हैं, कभी इससे सजने वाले हैं, और आरोप लगेंगे कि ये इमाम बीजेपी की टीम एक बतौर कट्टर इमाम के कार्यकर्ता में आपको ये जुमला कैसा लगता है? ये जब बी टीम की बात आती है ना, तो मैं एक बात बोलूं, अल्लाह माफ करे कि ये कौम ने रसूलुल्लाह को, अल्लाह के नबियों को बदनाम की जी, अल्लाह के रसूलुल्लाह को बदनाम किया। ये वो कौम है कि भाई तुम आरोप लगाते हैं, और कितनों को आरोप लगाएंगे, मजलिस को आरोप लगाते कि ये बी टीम है जी, ये सी टीम है। अरे बाबा, तुमको इससे लेना देना क्या है? काम कर रहे हो, उसको उम्मीदवारी दिए, टिकट दिए, चुन के ला लो। बी टीम और ए टीम से क्या मामला है? पूरे भारत के अंदर 2 सीटें आपको बर्दाश्त नहीं होती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो मैं समझता हूं कि आप समाज के दुश्मन है। जो ये बात कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है जी, चलो मान लिया बी टीम है जी, लेकिन बी टीम बनने के लिए औकात लगती। आज कांग्रेस जो बी टीम का काम, असल काम जो है तो कांग्रेस कर रही है जी, असल काम बी टीम का जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ चुनाव लड़ाती है? आपके पास में आज कांग्रेस के पास में ऐसी ताकत नहीं है कि वो सरकार बना सकते, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे।
जी फिर भी चुनाव लड़ रहे, तो फिर काम किसका कर रहे हैं आप? बीजेपी का कर रहे हैं। हम तो मुसलमान अल्पसंख्यक है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को और दलित समाज को लेकर चढ़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो आपको हजम नहीं होता। असल में बात यह है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि मुसलमानों की लीडरशिप उभरे। इन्होंने 70 सालों में इन्होंने मुसलमानों की लीडरशिप को दबाया। जी 70 सालों में इन्होंने मुसलमान को उभरने ही नहीं दिया। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश में जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा कि इन्होंने ये चाहा था स्टार्ट से ही कि माइनॉरिटी मुसलमान और दलित तबका हमारा गुलाम बन के रहे। हमने गुलामी से मुंह मोड़ लिया, इनकी सरकार फिसल गई। जी हमने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया, तो आज इनको आज ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। जी अरे बी टीम अगर हम होते तो आप देखो ना, हम कहां से अभी पिछले विधानसभा चुनाव हुए ये मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर हमने कहां लड़ाए थे, वहां बीजेपी चुनकर आ गई। जी सर, औरंगाबाद में आखिरी सवाल जाते आते वीडियो काफी बड़ा हो रहा है सर, ये बस चंद लाइन में जो तो कहिएगा, एमआईएम के सियासी मैदान में रहने से मुसलमानों को फायदा कितना नुकसान कितना? क्योंकि लोग कहते हैं कि इनके आने से नुकसान हो रहा है। ये गलतफहमी है, ये भरम है। तो फायदा कैसा? फायदा देखो, तुम मेरे को 70 साल का फायदा बताओ। मुसलमान सियासत में नहीं था, कांग्रेस के पल्ले में हमारा वोट जाता था। जी हम आर्थिक परिस्थितियों में आज भी उतने ही कमजोर है जितने ब्रिटिश शासनकाल में जो है तो हम लाचार और मजबूर थे। आज भी हमारी शिक्षा को लेकर, आज भी हमारी विकास कार्यों को लेकर, आज भी हमारे तमाम जो विकास कार्य है हम उसके अंदर आज पिछड़े। इसका कारण कौन? 70 साल तो तुमने हुकूमत की। जी आज भी हमारी शिक्षा का स्तर देखिए, आज भी हमारे डेवलपमेंट का स्तर देखिए, आज भी हमारे रोजगार का स्तर देखिए। अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने बादशाहत की, हम 700 साल हुकूमत करे हुए लोग हैं, और आज हमारी हालत ऐसी है भारत के अंदर कि हमारी खुद की मिल्कियतें नहीं रही। इसके पीछे कौन था? सरकार तो आपकी थी, आपने इंसाफ करते तो आज हम बहुत आगे होते, लेकिन आपने हमारे साथ नाइंसाफी की। आज मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस आदमी था, लेकिन आपने नाइंसाफी करी मुस्लिम समाज के साथ में, तो ये आज हमको अपने खुद का स्टैंड खड़ा करना पड़ा। हमारी आज खुद की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हम अपनी सत्ता पर लड़ रहे हैं। आज नहीं कल एक जमाना वो भी गुजरा कि बीजेपी के पास में दो सांसद रहते थे, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे। जी और आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो अपनी ताकत है ही नहीं, उनके पास खत्म हो चुकी, तब भी वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हमारा होगा, जबकि सब नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम है। 2024 में वो पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी, तब भी कांग्रेस कहती है कि हम सरकार बनाएंगे। अरे उनके पास में 2 सीटें थी, उन्होंने पूरा सफर तय किया। आज हमारे पास में 2 सांसद है मजलिस के पास में। अल्लाह ने चाहा हमारे कार्यों से दूसरे समाज भी हमारी तरफ आकर्षित होंगे, और अल्लाह हम हो सकता भविष्य में कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कार्यों की सराहना करते हुए दूसरे समाज के लोग भी हमारी ओर आकर्षित होंगे और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। गलत क्या है? जो संविधान की ये बात है, ये कहने के बाद हिंदू मुस्लिम हो रही है। हिंदू मुस्लिम कब बोले? हिंदू मुस्लिम आपने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मुसलमानों का प्रधानमंत्री होना बोले तो कोई गुनाह की बात थोड़ी है, गुनाह की बात थोड़ी है। ऐसा हो सकता है? मैंने जात के अंदर जात से मतभेद वाली बात नहीं की। मैंने ये कहा कि जो कास्ट से आते हैं मुसलमान समाज, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है और बन सकता है भविष्य में, क्योंकि मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने ऐसी काबिलियत रखी वो इंसाफ कर सकते हैं। मुस्लिम समाज ही ऐसे दुनिया के अंदर एक समाज है कि वो इस्लाम की तालीम है कि एक गरीब भी है और एक बादशाह है, तो उसकी लेवल में उसको खड़ा करने का अधिकार ये इस्लाम ने दिया है। तो मुसलमानों से अच्छा, मुसलमानों से बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। जिस दिन भी मुसलमानों के हाथ में ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो दुनिया के अंदर भारत जो है तो विकसित होगा, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा ही ऐसी है कि मुसलमान जो है तो हर समाज को लेने की सलाहियत रखता है। कांग्रेस के अंदर ये क्षमता नहीं थी, आज भाजपा के अंदर भी वो क्षमता नहीं है। आज भाजपा भी वही कार्य कर रही है जो कांग्रेस ने की थी। आज भाजपा जो है तो जगह ना जगह जो है तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ने की बात कर रही है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात कर रही है जी, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की बात कर रही है। तो मुझे ऐसा कहीं लगता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म की शिकवन लेना चाहिए। जब आप इस्लाम धर्म की शिकवन लेंगे, चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं होते, अमित शाह क्यों नहीं होते, या आरएसएस के मोहन भागवत क्यों नहीं होते, या और यो भी जातिवादी हो, उन्होंने इस्लाम को पढ़ना चाहिए। इस्लाम को पढ़ेंगे तभी आपको सरकार चलाने की आपके अंदर काबिलियत आएंगी। दुनिया के अंदर एक ही किताब ऐसी है, कुरान, जो दुनिया के सारे निजाम को चलाने की सलाहियत देती है।
ठीक है, चलिए हमारी तमाम गुफ्तगू यहाँ का खत्म होती है और आने वाले समय में भविष्य के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अब देखिए, आपने बहुत बड़ी बात की, एक लोकशाही है, सबको अधिकार है, तो कम से कम मैं पर्सनल तौर से, क्योंकि मैं आपका दोस्त भी हूँ, तो मैं दुआ करता हूँ हाथ मिला के कि आप खासदार बने, शानदार बने, कुछ तो बने, ये मेरी दुआ है। इस बार सांसद का चुनाव लड़ूंगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगर मुझे उम्मीदवारी दी तो मैं अल्लाह हाजिर नाज़िर रख के बोलता हूँ कि मेरी जीत पक्की है। देखिए, इस तरह से अब्दुल अजीम इनकलाब साहब से हमारी मुलाकात हुई। कई लोगों ने कहा था कि भाई अजीम साहब से इंटरव्यू कवर करो, बहुत जज्बाती नौजवान है और बहुत बातें करता है, बहुत दावे करता है, ऐसे काफी लोगों ने कहा था। किसने मजाहिया तौर से कहा था, किसने सीरियस कहा था। खैर, ये तो अपना अपना तर्क है। कोई अगर चने खाता है, अगर बड़ा आदमी चने खा रहा है तो कहते हैं शौक से खा रहा है, अगर गरीब आदमी खाता है तो कहता है भूखा है। बस ये राजनीतिक स्तर है। अगर बड़ा आदमी टिकट मांग रहा है तो कहता है कि ये लड़ने के काबिल है, लेकिन जो गरीब आदमी जो जमीन का काम करता है तो कहता है कि कोई लालच होंगी पद की। ये भी सच्चाई है। खैर, ये तमाम जो बातें थी ये जनता की अदालत में है। अब अच्छा लगे बुरा लगे ये भी आपकी अदालत में है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में सियासी हालात किस तरह करवट लेते हैं और आने वाला वक्त कैसा रहता है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।